नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम RS-TV विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और आखिर में पाकिस्तान से भारत। महत्वाकांक्षी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना का बरसों पुराना सपना अब साकार होने की पहली सीढ़ी चढ़ गया है। तुर्कमेनिस्तान में इस योजना का शिलान्यास कर दिया गया है। इस अहम मौके पर भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी खुद तुर्कमेनिस्तान में मौजूद थे। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति के 3 दिवसीय दौरे में कई अहम सम्मेलन भी हुए। आज हम विशेष में आपको बताएंगे कि आखिर तापी परियोजना क्या है और भारत के लिए यह परियोजना क्या अहमियत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश तापी। भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया। इस दौरे में उपराष्ट्रपति के साथ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। महत्वाकांक्षी तापी गैस परियोजना और तुर्कमेनिस्तान द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ निरपेक्षता नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राजधानी अशगाबाद में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का रविवार को मध्य एशिया के देश तुर्कमेनिस्तान का दौरा संपन्न हुआ। इस दौरे की शुरुआत शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बेर्दिमुहमेदोव के साथ द्विपक्षीय बैठक से हुई। इस बैठक में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के बीच तापी परियोजना को लेकर चर्चा हुई। द्विपक्षीय बैठक के दौरान तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने न सिर्फ नई तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया, बल्कि मध्य एशिया में ट्रांजिट ऊर्जा कॉरिडोर के लिए भी भारत का शुक्रिया अदा किया। शनिवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी तुर्कमेनिस्तान को स्थायी निरपेक्षता का दर्जा दिए जाने की 20वीं वर्षगांठ में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान को भरोसा दिलाया कि भारत मध्य एशियाई देश की तरक्की में हमेशा योगदान करता रहेगा। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि भारत और तुर्कमेनिस्तान आतंकवाद की चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करेंगे। India wishes the Turkmen people and government further success in their policy of neutrality as we work together to address the challenges of cross-border terrorism, fundamentalism and extremism. We will be your true partners in your striving for regional and global peace and sustainable development. उपराष्ट्रपति का कहना था कि सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ और उग्रवाद के जिन खतरों से तुर्कमेनिस्तान दो चार हो रहा है, उनसे मुकाबला करने में भारत का सहयोग उसे हमेशा मिलता रहेगा। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। निरपेक्ष नीति पर अशगाबाद में हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य एशिया नहीं, दक्षिण एशिया के लिए भी बेहद अहम है। इस सम्मेलन में शामिल हुए सभी 20 देशों के प्रतिनिधियों ने शांति, विकास, सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बात कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सम्मेलन से इस दिशा में और प्रगति होगी। वहीं इस सम्मेलन में रूस, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 20 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी संबोधित किया। After assuming the reins of office more than 2 years ago, we have been sincerely following the policy of peace and cooperation with all countries, particularly those in our immediate neighborhood. I remain firm in my belief that shared prosperity is real prosperity. More importantly, we cannot have peace within unless we have peace without. वहीं इस सम्मेलन के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अशगाबाद में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इसी साल जुलाई में तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की इस प्रतिमा का अनावरण किया था। वहीं रविवार को महत्वाकांक्षी तापी गैस परियोजना के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति शामिल हुए। ये गैस पाइपलाइन इसलिए अहम है क्योंकि ये 4 एशियाई देशों तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को एक साथ जोड़ेगी। 1800 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 2019 में मुकम्मल होगी।
अशगाबाद से संदीप शुक्ला, राज्यसभा टीवी। और रविवार को तुर्कमेनिस्तान के मारी शहर में महत्वाकांक्षी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास हुआ। भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान ने इस परियोजना को दिसंबर 2019 तक पूरा करने पर प्रतिबद्धता जताई है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि परियोजना से दक्षिण और मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था के एकीकरण में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने परियोजना में भारत के रचनात्मक और सहयोगात्मक योगदान का वादा भी किया। तुर्कमेनिस्तान के मारी शहर में रविवार को इस समारोह में तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी गई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दी मोहम्मदोव इसमें शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस परियोजना की सफलता के लिए चारों देशों को मिलकर काम करना होगा। Even as we celebrate the progress we have made on TAPI so far, we must be aware of the challenges that lie ahead. We must work together with resolve to ensure that negative forces inimical to the success of the project are addressed in an appropriate manner. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी तापी परियोजना की कामयाबी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इसे समय पर पूरा होने की उम्मीद जताई। Our presence today at the highest level to inaugurate TAPI is a clear signal of the importance all of us attach to this game-changing project and our commitment to its early completion. I would also like to congratulate the leadership of Afghanistan and India for their commitment to making this project a success. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बताया कि चारों देश गैस पाइपलाइन के साथ भविष्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए जुड़ेंगे। इसके अलावा बिजली लाइन भी शुरू करने पर सहमति बनी है। TAPI is the beginning of a cluster approach to infrastructure. First comes the gas pipeline, but the discussions that we have had among four of us is result in an agreement that TAPI will be accompanied by fiber optic network as well. 1815 किलोमीटर लंबी तापी गैस पाइपलाइन की औपचारिक शुरुआत पाइप की वेल्डिंग करके की गई। इसके बाद चारों नेताओं ने पाइपलाइन पर अपने हस्ताक्षर भी किए। यही वो तापी गैस परियोजना की पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान के स्मारी शहर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत में पंजाब के फजीलका शहर तक जानी है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी समेत चारों देशों के प्रतिनिधियों ने इस पाइपलाइन को न सिर्फ चारों देशों के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव की मुख्य कड़ी बताया है, बल्कि आने वाले समय में इससे ऑप्टिकल फाइबर और बिजली समेत कई और ज़रूरतें भी करोड़ों लोगों की पूरी हो सकेंगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत के वक्त अपने हस्ताक्षर किए और पूरी उम्मीद जताई कि ये पाइपलाइन करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाएगी। सरोज कुमार दास के साथ तुर्कमेनिस्तान से संदीप शुक्ला, राज्यसभा टीवी। और तापी परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए 15 साल वार्ताओं के लंबे दौर चले। और इतना ही नहीं, शुरुआत में भारत इसका हिस्सा भी नहीं था। 2006 में अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने परियोजना से जुड़ने की मंशा जताई। तापी शुरू होने से देश को हर साल 3.3 अरब घन फुट प्राकृतिक गैस मिलने की उम्मीद है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की साझा पहल तापी। तापी यानी बदलाव की नई इबारत। दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच आर्थिक संबंधों का नया दौर। ये जिक्र है 1800 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी प्राकृतिक गैस परियोजना तापी का, जिसके निर्माण में करीब 7.6 अरब डॉलर यानी करीब 508 अरब रुपयों का खर्च का अनुमान है। इसके तहत तुर्कमेनिस्तान के गुलकिनीश क्षेत्र से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्राकृतिक गैस आएगी। प्राकृतिक गैस के भंडार मामले में तुर्कमेनिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इस लिहाज से देखें तो तापी परियोजना भारत में तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मददगार साबित होगी।
परियोजना सफल रही तो भारत को इससे हर साल करीब 3.3 अरब घन फुट प्राकृतिक गैस मिलेगी। ये मध्य एशिया के अंदर जो कूटनीतिक संपर्क अपना है, आगे चल के रशिया के साथ हमारी बातचीत चल रही है, कजाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है। उस इलाका से एनर्जी को भारत के अंदर ले जाना, इस प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। 90 का दशक। 90 के दशक में पूरी दुनिया आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रही थी। मुक्त अर्थव्यवस्था, बदलाव की ऐसी नई सोच थी जिसने दक्षिण और मध्य एशिया के नेतृत्वकर्ताओं को भी प्रभावित किया। इसी दशक में तापी की सोच सामने आई। 2002 में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इसके प्रारूप पर हस्ताक्षर किए। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने परियोजना का प्रारंभिक व्यवहारिक अध्ययन किया। 2006 में भारत ने एडीबी से इससे जुड़ने की मंशा जताई। 2008 में 10वीं संचालन समिति की बैठक में भारत परियोजना से स्थायी रूप से जुड़ा। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया ही नहीं, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तापी गैस परियोजना की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इससे अब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में न सिर्फ प्राकृतिक गैस की आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी, बल्कि इससे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। 1814 किलोमीटर लंबी तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान में 214 किलोमीटर, अफगानिस्तान में 774 किलोमीटर और पाकिस्तान में 826 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भारत के फजलका में आकर खत्म होगी। तापी परियोजना अगर कामयाब होती है तो इससे चारों देशों के करीब 1.5 अरब लोगों को प्राकृतिक गैस मिलेगी। बताया जा रहा है कि परियोजना 30 साल तक चारों देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। तापी परियोजना दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच आर्थिक संबंधों की नई बानगी भी पेश करती है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के मुताबिक तापी चारों देशों के भावनात्मक संबंधों का प्रतीक भी है। TAPI is much more than a gas pipeline project for our countries. It is a reflection of the common desire of the 4 member countries to reconnect themselves. We are seeking to reclaim our shared geography and revitalize an old age legacy of our mutually enriching interaction. दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के 4 देशों का मिलन होना भविष्य के लिहाज से एक सुखद संकेत है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश इसका समर्थन कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान में कबायलियों के प्रभाव वाले इलाके से पाइपलाइन का गुजरना इसकी राह में सबसे बड़ी चुनौती भी है। हालांकि सभी देशों ने भरोसा जताया है कि वो अपनी अपनी सीमा में इसकी देखरेख करेंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि आतंक से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए तापी आर्थिक तरक्की की नई दिशा खोलने वाली है, तो वहीं पाकिस्तान और भारत के लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से ये बेहतर परियोजना साबित होगी। तुर्कमेनिस्तान से संदीप शुक्ला के साथ दिल्ली में अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और एक स्वतंत्र देश के तौर पर बेशक तुर्कमेनिस्तान का लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन अतीत में इसके कई शहर मध्य एशिया में व्यापार के प्रमुख केंद्र रहे। उस दौर से मिली इतिहास, कला और संस्कृति की साझी विरासत भारत और तुर्कमेनिस्तान के रिश्तों की डोर को और मजबूत बनाती है। दिल्ली में 1650 में बना तुर्कमान गेट दोनों देशों के बीच मजबूत मैत्री का प्रतीक है। 13वीं सदी में तुर्कमेनिस्तान का शहर मेर्व दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता था, तो वहीं उर्गेच पूर्व मध्य एशिया में संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इतना ही नहीं, यहाँ की कला और वास्तुशिल्प ने भारत समेत दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया। इस लिहाज से देखें तो दोनों देशों के बीच संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि 27 अक्टूबर 1991 में स्वतंत्र देश बनने से पहले तक तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का गणतंत्र रहा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जून 1955 में तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद का दौरा किया था। इस दौरे के बाद से पारस्परिक संबंधों के आधुनिक दौर का आगाज हुआ। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्मजोशी हमेशा रवां होती रही है।
इस साल अप्रैल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की, तो जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिसंबर में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने दौरा किया। दोनों देशों के प्रमुखों की एक दूसरे के देशों में यात्राओं का सिलसिला मजबूत संबंधों की बानगी पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक मंचों पर दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। In the 20 years since adoption of a neutral status, Turkmenistan has remained committed to building harmonious relations with its neighbors and promote peace and security in the world. It has made a significant contribution to strengthening peace and stability in this region, which is a part of India's neighborhood, a contribution that is widely acknowledged. Our long-standing and deep-rooted civilizational and cultural ties are well known. It has created a sense of familiarity and goodwill between our people. It is a strong foundation of close relations between our two countries. India attaches great importance to this relationship. कला संस्कृति की बात करें तो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। भारत की फिल्में, टीवी सीरियल्स और संगीत यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। इतना ही नहीं, इस साल 21 जून को पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तुर्कमेनिस्तान के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 25 मई 2010 को तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, कला, पर्यटन, खेलकूद और जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम के लिए हस्ताक्षर किए गए, जिसे 31 दिसंबर 2014 को 2 साल और बढ़ाकर 2016 तक के लिए कर दिया गया। तुर्कमेनिस्तान में करीब 534 भारतीय नागरिक रहते हैं। चूंकि स्थानीय कानून के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान में विदेशियों को नागरिकता नहीं दी जाती है, इसलिए यहाँ भारतीय डायस्पोरा जैसी चीज नहीं है। भारत में तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों को ITI प्रशिक्षण दिया जाता है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का तुर्कमेनिस्तान का दौरा बेहद सफल रहा है। उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। व्यापार की बात करें तो भारत से इलेक्ट्रॉनिक बिजली के सामान, मशीनरी, बुने हुए कपड़े और दवाइयों का निर्यात किया जाता है। इस साल मई में 10 भारतीय कंपनियों ने अशगाबाट में एक व्यापार मेला भी आयोजित किया था। पेट्रो रसायन के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए भी पारस्परिक समझौता हुआ है। 2010-2011 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 35.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमें भारतीय निर्यात 26.16 और आयात 9.73 मिलियन US डॉलर का था, जो 2014-2015 में बढ़कर 105.03 मिलियन US डॉलर हो गया है। इसमें निर्यात 91.98 और आयात 13.05 US डॉलर का है। तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस भारत के लिए हर हफ्ते 8 उड़ानें संचालित करती है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी अंतर सरकारी आयोग की 5वीं बैठक 8 अप्रैल 2015 को अशगाबाट में आयोजित हुई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसमें शिरकत की थी। बैठक में दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को और ज्यादा व्यापक बनाने पर भी सहमति बनी थी। तुर्कमेनिस्तान में संदीप शुक्ला के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान से भारत के शुरू से ही अच्छे संबंध रहे हैं। सोवियत संघ से 1991 में अलग होने के बाद तुर्कमेनिस्तान ने गैस भंडार के रूप में दुनिया में पहचान बनाई है। आइए एक नजर डालते हैं इस देश के अतीत और उससे जुड़े आज पर। तुर्कमेनिस्तान को मध्य एशिया का केंद्र माना जाता है। 1991 में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान भी सोवियत संघ से अलग हुआ था। 24 साल पहले 27 अक्टूबर को ये देश अस्तित्व में आया। अनेक देशों को आपस में जोड़ने वाला सिल्क रूट तुर्कमेनिस्तान से ही होकर गुजरता है।
ये वही रूट है जिसके जरिए पूर्वी और पश्चिमी देशों में व्यापार ने नई ऊंचाइयों को छुआ। तुर्कमेनिस्तान दुनिया में प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए मशहूर है। तुर्कमेनिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस भंडार वाला चौथा देश माना जाता है। कैस्पियन सागर से सटा और चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा ये मुल्क अपने सख्त नियमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वक्त पर चर्चा में रहा। मीडिया के हर माध्यम पर सरकार का पूरा नियंत्रण है, अब चाहे वो टीवी हो, अखबार या फिर इंटरनेट मीडिया। 1991 से 2006 तक सपर मुरत नियाज़ोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति रहे, लेकिन 2006 में उनकी मौत के बाद से गुरबांगुली बर्दी मोहम्मदोव ही देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। 4,88,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इस देश की आबादी करीब 52 लाख है। संदीप शुक्ला, राज्यसभा टीवी। पिछले 20 सालों में भारत ने गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को शुरू करने की कोशिश तेज की है। पहले ईरान से पाकिस्तान के रास्ते भारत गैस लाने की IPI पाइपलाइन परियोजना बनी, लेकिन अलग अलग कारणों से भारत ने इससे हाथ पीछे खींच लिए। बाद में भारत, ओमान और ईरान के बीच समुद्र के रास्ते गैस पाइपलाइन बनाने पर सहमति बनी है। जाते जाते आपको इस खास पेशकश के साथ छोड़ जाते हैं। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। कुछ साल पहले ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ और ओमान के विदेश मंत्री यूसुफ बिन अलावी ने भारत का दौरा किया तो ऊर्जा से जुड़ी भारत की चिंताएं एजेंडे में सबसे ऊपर थीं। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने जावेद जरीफ और यूसुफ बिन अलावी से अलग अलग बात कर इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की कि क्या समुद्र के रास्ते भारत को गैस पहुंचाई जा सकती है। ईरान ने इसे तकनीकी तौर पर संभव माना तो ओमान इसमें पैसा लगाने को तैयार हो गया। तीनों देशों के बीच सहमति बनी कि इस पर जल्द काम शुरू कर देना चाहिए और तब से अब तक इस परियोजना को साकार करने पर काम चल रहा है। भारत, ईरान और ओमान के बीच इस परियोजना पर बात सबसे पहले 90 के दशक में हुई थी, लेकिन तब समुद्र में पाइपलाइन बिछाने के लिए जरूरी तकनीक और पैसे की कमी आड़े आ गई थी। इसके बाद ईरान से पाकिस्तान होते हुए भारत तक पाइपलाइन बिछाने की बात चली, लेकिन सुरक्षा और पाकिस्तान के साथ रिश्तों के मद्देनजर भारत इससे पीछे हट गया। संसद में दिए एक जवाब में सरकार ने यह माना कि साल 2008 के बाद से IPI परियोजना पर कोई काम नहीं हुआ है और भारत की ओर से ये परियोजना निष्क्रिय श्रेणी में है। दरअसल बदलते राजनीतिक माहौल में भारत की ये सोच रही है कि कोई भी गैस पाइपलाइन पाकिस्तानी सीमा की बजाय अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से होकर गुजरे। तकनीकी विकास के चलते समुद्री गैस पाइपलाइन परियोजनाएं अब आम हो चली हैं। भारत ने पश्चिमी एशिया भारत समुद्र तल गैस पाइपलाइन परियोजना कई साल पहले बना दी थी, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों और अमेरिका के विरोध के कारण इस परियोजना पर अमल करना मुमकिन नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ तकनीक से जुड़ी समस्याएं भी परियोजना को साकार करने में देरी का कारण बनी, लेकिन अब भारत की ओर से इसे साकार करने पर पूरे जोर शोर से काम चल रहा है। हाल ही में भारत दौरे पर आए ईरान की सरकारी तेल कंपनी नेशनल इरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी के MD अलीरेजा कामिली ने कहा कि इस बात को देखते हुए कि भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के इलाके में ऐसी गैस पाइपलाइन का निर्माण करने से इनकार कर दिया है, हम पानी के नीचे एक गैस पाइपलाइन बिछाने की संभावना पर पूरी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस पाइपलाइन के निर्माण पर $4.5 अरब खर्च होने का अनुमान है। भारत सरकार का अनुमान है कि इस गैस पाइपलाइन के बनने के बाद भारत को हर दिन 3 करोड़ 10 लाख घन मीटर गैस मिलने लगेगी। पश्चिमी एशिया भारत समुद्र तल गैस पाइपलाइनें दक्षिणी ईरान के चाबहार बंदरगाह से और ओमान के रस अल जफान बंदरगाह से दक्षिणी गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह तक जाएगी। दरअसल ऐसी परियोजनाएं सामरिक नजरिए से भी काफी अहम हो जाती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर पिछले 20 सालों के दौरान चीन ने भी अपनी कई गैस परियोजनाएं बना ली हैं, जो पूरी तरह से काम भी कर रही हैं। वहीं भारत को अब जाकर इन परियोजनाओं में कामयाबी मिल रही है।
बहरहाल अगर ओमान ईरान भारत गैस पाइपलाइन सफल होती है तो इसके फायदे हर पक्ष को मिलेंगे, खासकर ईरान और भारत को। इससे एक और ईरान का पश्चिमी एशिया में दबदबा बढ़ेगा, तो वहीं ऊर्जा जरूरतों के पूरा होने के साथ ही इलाके में भारत की भूमिका का भी विस्तार होगा। ज़ैगा मुर्तज़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।